हेलो स्टूडेंट, आई एम सविता। मैंने 2013 में डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से, 2018 में बीटेक किया है मैकेनिकल से। करेंटली इस समय मैं बीटीसी कर रही हूँ। चलिए, ये तो अभी मेरे इंट्रोडक्शन की बात। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास टेंथ में साइंस में चैप्टर 1 क्या है? 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चलिए हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन, वेन एवर ए केमिकल चेंज हैज़ अकर वी से डेट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हम कह सकते हैं कि जहाँ भी केमिकल चेंज होगा वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। रिएक्टेंट, जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कम्बिनेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, रिडॉक्स होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। इन सभी को हम आगे डिस्क्रिप्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को मैं आगे डिटेल रूप में डिस्क्राइब करूँगी। चलिए अब हम आते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल चेंज हम कह सकते हैं कि वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जब एक या दो से अधिक सब्सटेंस नए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे केमिकल चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एक एग्जाम्पल और हम और ले सकते हैं, जैसे एफ ई क्या होता है? आयरन हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे। आयरन अगर कॉपर फेस सल्फेट जो ग्रीन कलर देगा, और कॉपर सॉलिड बच जाएगा। तो रिएक्शन मैंने क्या बताया है? एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई जो है हम क्या ले सॉलिड में लेंगे और किसके साथ रिएक्ट करेगा? कॉपर सल्फेट इक्वस होगा और ये ब्लू कलर में होगा। और क्या फॉर्म करेगा? दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? फेरस सल्फेट जिसका कलर कितना क्या होगा? ग्रीन। और ये इक्वस फॉर्म में होगा और हमारा कॉपर सॉलिड फॉर्म में बच जाएगा। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। कॉपर सल्फेट जो इक्वस फॉर्म में है वो ब्लू कलर में है और आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है। आयरन के साथ रिएक्ट करके वो फेरस सल्फेट बना रहा है जो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है और हमारा कॉपर सॉलिड में फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज भी हो रहा है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में है, वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है जो ग्रीन कलर में हो जा रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। चलिए हम जानते हैं फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज इन कलर और स्टेट अकर बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें बस कलर और स्टेट चेंज होता है लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जहाँ पे ऐसा हो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में होता है कि फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी फॉर्म होती है, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है? कलर और स्टेट में बस चेंज होता है और नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं कि वाटर चेंज होता है स्टीम में जब हम बॉयल उसे करते हैं, लेकिन उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, केवल वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है। वाटर का स्टेट मतलब वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो वो स्टीम में चेंज हो रहा है या हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बस स्टेट में चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा।
चलिए हम केमिकल रिएक्शन को अब एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी 1.1 में क्या कहा गया है कि हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, साफ मैग्नीशियम रिबन लेते हैं जो 2 सेंटीमीटर लंबा है। उसको रब करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। रब करने के बाद हम टंग के पेयर से उसको होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद स्प्रीट लैम्प की हेल्प से उसको बर्न करते हैं, और बर्न करने के बाद जो एस कलेक्ट होता है उसको हम वॉच ग्लास में कलेक्ट करते हैं। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि क्या प्रोसेस हो रहा है। हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है वो वाइट फ्लेम देगा, और जो वाइट पाउडर हम एस के रूप में कलेक्ट कर रहे हैं एकदम वाइट कलर का होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पाउडर होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। और ये कैसे होगा? जब रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो वो वाइट पाउडर फॉर्म होगा। इसी तरह एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3 आप देख लीजिएगा। और आप जब एक्टिविटी 1.2, 1.3 और 1.1 जब देखेंगे और डिस्कस करेंगे तो हम ऑब्ज़र्व ये करेंगे कि जिस भी रिएक्शन में चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, या इसमें से कोई भी हम देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब कहीं स्टेट में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, तो हम वहाँ पे कह सकते, स्टेट में चेंज हो, कलर में चेंज हो, गैस इवोल्यूशन हो और टेम्परेचर में चेंज हो, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर आपको नोट्स इसके चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कब होगा? जब वो 2 लॉ फॉलो करें, मतलब लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन अगर कोई भी रिएक्शन फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन होगा। वो दोनों लॉ कौन से हैं? चलिए हम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास दोनों बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ फॉलो कर रहा है। तो मीन्स रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन के 2 मोल हैं तो और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 ग्राम। ये हो गया 32 ग्राम, और 32 प्लस 12 हो गया 44 ग्राम। इधर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 12 ग्राम, कार्बन 12 और ऑक्सीजन के 2 मोल हैं तो 32 ग्राम। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है रिएक्टेंट का वेट और प्रोडक्ट का वेट दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा केमिकल रिएक्शन होगा। चलिए अब हम सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट आर डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट आर डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये क्या होता है? इन ए रिएक्शन ऑलवेज रिएक्टेंट्स रिएक्ट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन। मतलब रिएक्टेंट जो होता है उसमें एक रेशियो में हम लेते हैं। अगर 2 रिएक्टेंट हम ले रहे हैं तो उसका कुछ रेशियो होगा, उसका रेशियो जो होता है डिफाइंड होता है कि इस रेशियो में लेंगे तो हमको ये प्रोडक्ट होगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिखते हैं। ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एक रेशियो में लेते हैं। हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन का रेशियो हम 16, दोनों 1:16 रेशियो में हैं।
और दोनों मिलके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे एक रेशियो डिफाइंड है कि हम इसी रेशियो में लेंगे तभी हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास भी इक्वल आता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफरेंट प्रपोर्शन लॉ फॉलो कर रहा है। तो जिस रिएक्शन में ये दोनों लॉ फॉलो करें, हम वहाँ पे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। दोनों लॉ मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफरेंट प्रपोर्शन। जहाँ पे ये दोनों लॉ फॉलो करें वहाँ पे हम जिस भी रिएक्शन में ये दोनों लॉ फॉलो करें वहाँ पे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।